नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है, ताइवान में वो राजनयिक नियुक्त कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ताइवान में राजनयिक नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि पिछली जो सरकारें थी वो चाइना के दबाव में आकर ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही थी कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उस पर हम प्रहार करेंगे और राजनयिक नियुक्त करना चाहिए भारत को ताइवान में, और ताइवान के साथ रिश्ते मधुर करने चाहिए, जिसके बाद चाइना बौखला गया था और चाइना के कहने पर अधीर रंजन चौधरी का भी ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था। और अब जो मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है, इससे चाइना की बौखलाहट कितनी है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि कोई हांगकांग, तिब्बत और ताइवान पर बात करे या उसको अलग देश घोषित करने की बात करे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया, इससे पहले कोई भी सरकारें नहीं की, ये पहली बार ऐसा है जब भारत राजनयिक नियुक्त कर रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो मोदी सरकार ने राजनयिक नियुक्त करने का जो फैसला किया है, ये चीन पर एक बहुत कड़ा और बड़ा फैसला, बड़ा प्रहार है। क्योंकि जब चीन एक तरफ से वन नेशन वाली बात करता था और ये कहता था कि ताइवान के मुद्दे पर भारत बीच में ना आए, उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसको धता बताते हुए मोदी जी ने ये जो निर्णय किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और अब जबकि वो जहां ताइवान में, ताइपे में जो राजनयिक हमारा एसोसिएशन के नाम से अभी तक ऑफिस चलता था, वहां को अब जो है बदलाव किया गया है ताइवान में, और राजनयिक वहां पे जाएंगे। दूसरी तरफ ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स के महानिदेशक वांग शुआन गैर जो है वो भी भारत में उनकी नियुक्ति होगी। दोनों देशों के संबंध इससे बहुत बेहतर बनेंगे। वहीं आपको बता दूं कि इस समय ये जो मान्यता देने की बात है, इससे अमेरिका, जापान और बाकी देश भी दुनिया के ये ताइवान के साथ खड़े होंगे, और इससे चीन को बहुत करारा झटका लगा है। चीन का एक और दुश्मन सामने खड़ा हो गया है। वहीं भारत के साथ रिश्ते मधुर होना ये इस बात का सबूत है कि अब भारत और ज़्यादा मजबूती से चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सर, चाइना अगर कोई ताइवान, हांगकांग या दक्षिण चीन सागर, तिब्बत या झिंजियांग के संबंध में कोई भी अगर इस पर मुद्दा उठाता है तो वो किस तरीके से चिढ़ जाता है। और अब जब भारत राजनयिक नियुक्त कर रहा है तो इसका ये साफ हो गया है कि भारत ने मान्यता दे दी है उसको देश की। अमेरिका जिस तरीके से उसको मान्यता दे रहा है और उसको हथियार तक अमेरिका दे रहा है, लेकिन इस वक्त अगर भारत से वो जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा था, अब भारत भी उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है, क्योंकि चाइना को अगर इस वक्त उसका जो बड़ा दुश्मन है वो हमारा दोस्त हो सकता है, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, इसकी वजह से आज जितने भी देश हैं जो चाइना से प्रताड़ित हैं और परेशान हैं, वो भारत के हित में हैं। और इसीलिए चाइना ने इस पर कहा था कि आग से मत खेलिए। जिस तरीके से वो भारत को भी धमकाता आ रहा और उसने अमेरिका को भी यही कहा था, और ताइवान को जब उसने हथियार दिए थे, तो जो इस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पर भारत खुलकर समर्थन कर रहा है। वहीं पर ताइवान ने दलाई लामा को भी बुलाया है, जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप ताइवान आइए। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब चाइना के टुकड़े टुकड़े होंगे। देखिए, ये दलाई लामा का वहाँ सेकंड विजिट है, और हम जैसा जानते हैं कि दलाई लामा के जो अनुयायी हैं, यूँ तो वो दुनिया के कई देशों में हैं, लेकिन जो तिब्बत है वो आज़ादी की मांग बहुत वर्षों से उठा रहा है, और उसके जो प्रमुख हैं, जो जिनके इशारे पर वहाँ सारा काम होता है, वो दलाई लामा हैं। उनका ताइवान में जाना ये दिखाता है कि अब चारों तरफ से भारत उसको घेर रहा है, चीन को, और एक साथ मिलकर के अब ये आज़ादी की मांग जब उठेगी ताइवान की तरफ से, तिब्बत की तरफ से, तो चीन को घेरा जा सकेगा। वहीं आपको मैं बताऊं ताइवान के विषय में, क्योंकि वो एक औद्योगिक हब भी है, तो इस समय जबकि बाइकॉट चाइना का अभियान भारत सरकार और भारत के लोग कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ था कि चीन का अगर हम पूर्ण बहिष्कार कर दें तो कुछ सामान अभी भी ऐसा है जो कच्चा माल भारत में भारतीय कंपनियों को निर्माण के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, तो इसका सब्स्टिट्यूट का, जिसके बारे में चीन ने यह भी कहा था कि चीन के बिना तो भारत के लोग रह ही नहीं सकते। तो ताइवान उसका एक बहुत बढ़िया
रिप्लेसमेंट करने के लिए भी देश रहेगा, क्योंकि ताइवान से अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ती दर पर, चीन से भी सस्ता, चीन से भी अच्छा, वो भारत को मिलने इसी रास्ते से लगेगा। तो भारत के उद्योग धंधों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम चीन का पूर्ण बहिष्कार करें। तो हमने देखा कि ताइवान के जो निवासी हैं वो प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताइवान इज नॉट चाइना। और गलवान घाटी में जब भारत के सामने, भारतीय सेना के सामने चीनी सेना आमने सामने थी और वहाँ जब हिंसक झड़प हुई, उस झड़प में जो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ किया, जिसकी संख्या बताई जा रही है कि 150 से ऊपर उनके हताहत हुए, उसको लेकर के ताइवान में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी। और उस समय एक ट्वीट भी करा गया था जिसमें एक फोटो थी कि उसमें दिखाया गया कि ड्रैगन को राम भगवान तीर से मार रहे हैं। तो ड्रैगन माने चाइना होता है, ये सब समझते हैं। तो एक तरह से ताइवान में ये समझ में आया कि अब चीन को चीन की भाषा में जवाब देने के लिए भारत जैसा देश खड़ा सामने हो गया है। तो तभी ताइवान के लोग ये चाहते थे कि अब भारत से राजनयिक रिश्ते हमारे जब अच्छे हो जाएंगे तो कल को हमें भी भारत की मजबूती मिलेगी। और अब भारत की तरफ ताइवान देख रहा है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यदि दुनिया में अमेरिका, रूस जैसे देश थे तो आज भारत भी है। तो भारत के राजनयिक की इसीलिए आप देखिए कि एक घटनाक्रम ये चलता है कि अभी तक चीन की हैकड़ी चलती थी और उसकी सेना कहीं भी हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में और कई बॉर्डर एरिया में हमेशा घुसपैठ कर लिया करती थी। लेकिन पहली बार हुआ कि उसको गलवान घाटी में मुंह की खानी पड़ी और इतनी चोट पहुंचाई कि जो आज तक कभी हुआ नहीं। इसी से ताइवान में एक उम्मीद जगी है कि अब भारत जब मिलकर के साथ होगा तो उसको और मजबूती मिलेगी। एक तरफ जो चीन है वो कहता है वन नेशन पॉलिसी, माने जिन पे उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, ताइवान जैसे देश पे किया हुआ है, तिब्बत पे किया हुआ है, वो अलग और देशों को भी अपना ही मानता है कि ये चीन है जी। वहीं दूसरी तरफ वो भारत का जो कश्मीर अभिन्न अंग है, जहां भारत की सरकार चलती है, उसको वो भारत का हिस्सा नहीं मानता है। उसको एक समय में उसने अलग से पासपोर्ट की व्यवस्था कर दी थी। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि साहब ये तो चीन का हिस्सा है, ये भारत से अलग है। मतलब वो भारत के जो अभिन्न अंग हैं उनको भी अलग अलग देश की मान्यता देने में लगा हुआ रहता है। वहीं वो जब उसके जो अलग देश जो उसने कब्जाए हुए हैं उनके विषय में कोई बात करे तो उसको धमकाने की बात करता है कि इस मुद्दे पर आप ना बोलना। ताइवान के मुद्दे पर भी जब भारत ने अपने राजनयिक दो सांसद जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में वर्चुअल उस मीटिंग में शामिल हुए थे, तब भी उसने वो धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल की थी और उसने कहा था कि आप ताइवान के मुद्दे पर दूर रहें, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी हरकत ना करे भारत। तो आप देखिए कि उसकी हर धमकी का जवाब भारत इस समय मुंहतोड़ तरीके जवाब उसका दे रहा है और उसकी किसी भी धमकी के आगे भारत झुक नहीं रहा है। कांग्रेस की सरकारें रही होंगी, सोनिया गांधी के इशारे पर काम चलता रहा और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी का जैसे आपने जिक्र किया, उसने अपना ट्वीट करा हुआ भी कि राजनयिक रिश्ते ताइवान से करें तो अच्छा रहेगा। बात तो वो ठीक ही बोल रहे थे कि ताइवान जैसा कंट्री और भारत के साथ अगर उसके राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो उससे व्यापारिक रिश्ते भी हमारे मजबूत होंगे, व्यापार भी अच्छा चलेगा, भारत के बाजार को भी उससे फायदा मिलेगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के लिए वो मजबूत देश रहेगा। तो अधीर रंजन चौधरी ने ठीक कहा, लेकिन सोनिया गांधी को वो कोई भी बात पसंद नहीं आएगी जो भारत के हित में हो और इसलिए क्योंकि वो चीन के विरोध में जा रही थी, उनका वो ट्वीट डिलीट करा दिया गया। आज भारत सरकार ने ये तय किया है कि अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए, देश को सुरक्षा मजबूत करने के लिए और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान से वो अपने रिश्ते मधुर करेगा। उसकी शुरुआत ये अपने राजनयिक स्तर को और आईएफएस अधिकारी को वहां राजनयिक तय करके भारत ने कड़ा संदेश चीन को दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया को जता दिया है कि भारत कभी भी किसी से डरने वाला नहीं है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं लेकिन कोई हमारे को, ना हम किसी से डरते हैं ना डराते हैं। तो
डरने का भी सवाल नहीं है। भारत एक शक्तिशाली देश है जो चीन को भी सबक सिखाने में पूरी ताकत रखता है। तो ये जो कदम उठाया गया है मोदी जी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, ये वास्तव में मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही साहसिक कदम है और ऐतिहासिक कदम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये आज़ादी के बाद से ऐसे मामले अभी तक लंबित रहे। मोदी सरकार ने जो साहस दिखाया है और जो मोदी सरकार के फैसले हैं वो सराहनीय हैं। वो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा है। मोदी जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।